जंगल के सारे पेड़ हरे भरे थे, लेकिन एक पेड़ सूखा था। पक्षी उसकी टहनियां तोड़ तोड़ के ले जा रहे थे, बजाय उसकी देखभाल करने के। पक्षियों, मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। मुझे रोग लग गया है मेरी जड़ में। कृपया करके मुझे पानी दो, मेरी सेवा करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। कालू, इस पेड़ की एक भी बात मत सुनना। ये झूठ कह रहा है, ये सूखा पेड़ है। ऐसा मत कहो गौरी, मेरा इलाज करवा दो। मैं सेब देने वाला पेड़ हूँ, मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा। तुम ये नाटक सिर्फ बचने के लिए कर रहे हो। तुम्हारी हालत देखकर नहीं लगता है कि तुमने कभी फल भी दिए होंगे। लेकिन कालू और गौरी उस पेड़ की एक भी बात नहीं सुनते हैं और उसकी टहनियां तोड़कर वहां से लेकर जाते हैं। वो पेड़ बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। उसके बगल वाला पेड़ कहता है, दुखी मत हो दोस्त, ऐसा तो हम पेड़ों के साथ हमेशा होता है। जब तक हम फल देने लायक हैं, तब तक लोग हमारी सेवा करते हैं। जब हम फल नहीं देते हैं, तो वैसे ही हमें छोड़ देते हैं लोग। लेकिन दोस्त, अभी मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, मेरे जड़ों में बस रोग लग गया है। वो पेड़ आपस में ऐसे ही बातें करते हैं। कालू भैया, ये आप लकड़ियाँ कहाँ से लाए? मैं तो इतनी दूर दूर जाती हूँ, पर मुझे कहीं पर भी लकड़ियाँ जल्दी नहीं मिलती हैं। अरे रानो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि हमारे जंगल में एक पेड़ सूख गया है। हम तो वहीं से लकड़ियां तोड़ के ला रहे हैं। अब हमें दूसरे जंगल जाने की जरूरत नहीं है। क्या आप दोनों उस पेड़ की टहनियाँ तोड़ रहे हो? हाँ हाँ रानो, आखिर उस पेड़ का क्या होगा? अरे कालू भैया, वो सेब देने वाला पेड़ है। बस उसकी जड़ों में रोग लग गया था। आप उसके टहनियों को ऐसे तोड़ कर ना लाएं। देखो रानो, अगर तुम्हें लकड़ियां नहीं लानी है तो मत लाओ, लेकिन हम तो उसी पेड़ से लकड़ियां लाएंगे पूरी सर्दी। इसी तरह जंगल के सारे पक्षी उस पेड़ की टहनियां तोड़कर लाने लगते हैं। रानो चिड़िया उस पेड़ के पास जाती है। चिड़िया, अब तो मैं पूरी तरह नष्ट होने वाला हूँ। कोई भी मेरी बात नहीं सुनता है कि मेरे जड़ में रोग लग गया है। हाँ पेड़ भैया, मैंने भी पक्षियों को समझाने की बहुत कोशिश की, पर कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा है। अगर जंगल में एक दो बार बारिश हो जाए तो मैं पहले के जैसे हरा भरा हो जाऊंगा। वो तो है पेड़ भैया, पर इस मौसम में बारिश नहीं होगी अभी। चिड़िया, क्या आप मेरा एक काम कर सकती हो? हाँ पेड़ भैया, अगर मेरे करने लायक होगा तो मैं जरूर करूँगी। बताइए क्या काम है? आप बूढ़े नीम के पास जाकर मेरी हालत के बारे में उन्हें बताना। वो कुछ न कुछ उपाय जरूर निकालेंगे। ठीक है पेड़ भैया, मैं अभी बूढ़े नीम के पास जाती हूँ। फिर रानो चिड़िया वहां से चली जाती है। तभी उसे तोता मिलता है। अरे रानो बहन, बहुत देर से मैं आपको ढूंढ रहा हूँ। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। क्या आप मेरे साथ भोजन लेने दूसरे जंगल चलेंगी? लेकिन तोते भैया, मैं तो दूसरे जंगल बूढ़े नीम के पास जा रही हूँ। अरे रानो बहन, आप बूढ़े नीम के पास क्यों जा रही हैं? कोई परेशानी है? फिर रानो चिड़िया मिट्ठू तोते को सारी बात बताती है और वो दोनों दूसरे जंगल बूढ़े नीम के पास चले जाते हैं। अरे बच्चों, तुम दूसरे जंगल से आए हो इतनी दूर से, बताओ क्या काम है? नीम काका, हमारे जंगल में एक सेब का पेड़ है। वो सूख गया है, उसकी जड़ों में कीड़े लग गए हैं। बस हम आपके पास उसी के लिए दवा लेने आए हैं। ठीक है बच्चों, मेरे पेड़ से कुछ नीम की पत्तियां तोड़ लो और इन्हें पीसकर उस पेड़ के जड़ में गिरा देना। हो सके तो थोड़ा पानी भी डाल देना। वो पेड़ कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर रानो चिड़िया और तोता नीम की पत्ती तोड़कर ले जाते हैं। उस पेड़ पर कालू और गौरी पेड़ की टहनियां तोड़ रहे थे। रुको रुको कालू गौरी, आज से तुम लोग इस पेड़ की टहनी मत तोड़ना। क्यों भाई, क्यों न तोड़े हम लकड़ियाँ? हम तो तोड़ेंगे। देखती हूँ मेरा कोई क्या कर लेता है।
देखो गौरी, हम इस पेड़ का इलाज करने जा रहे हैं। तुम लोगों को इस पेड़ की लकड़ियां नहीं तोड़नी है, मैं बता रही हूँ, नहीं तो ठीक नहीं होगा। अरे चिड़िया और तोते, पागल हो गए हो क्या तुम दोनों? ये पेड़ ठीक नहीं होगा, फालतू में तुम लोग ड्रामा मत करो। फिर कालू और गौरी वहां से चले जाते हैं। सूखा पेड़ बहुत दुखी होता है और वो रोने लगता है। चिंता ना करें पेड़ भैया, हम आपको नष्ट नहीं होने देंगे। हाँ पेड़, आज से हम आपका इलाज शुरू करते हैं। कुछ ही दिनों में आप पहले जैसे हो जाओगे। फिर चिड़िया और तोते मिलकर नीम की पत्तियों को पीसकर पेड़ के ऊपर डाल देते हैं और नदी से थोड़ा पानी लाकर पानी भी डाल देते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अरे वाह, मेरी टहनियों से तो छोटे छोटे पत्ते आने लगे हैं। अब मैं फिर पहले जैसा हो जाऊंगा। पेड़ भैया, अब तो आपकी टहनियां भी मजबूत हो गई हैं। अब आपकी टहनियों को कोई नहीं तोड़ सकता है, इसलिए आप बेफिक्र रहिए। ऐसा कहकर रानू और तोते वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। उस पेड़ पर भी सेब आ जाते हैं और वो पेड़ पहले के जैसे हरा भरा हो जाता है। अरे दोस्त, बहुत बहुत बधाई हो। आप तो पहले के जैसे बिल्कुल हो गए हो और आप तो फलदार भी हो गए हो। हाँ दोस्त, मैं बहुत खुश हूँ और ये सब चिड़िया और तोते की वजह से हो पाया है। वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे, तभी वहां पर रानू, चिड़िया और तोते आ जाते हैं। अरे वाह पेड़ भैया, अब तो आपके ऊपर ढेर सारे सेब लगे हुए हैं। हाँ चिड़िया और तोते, आप लोगों की वजह से आज मैं सेबों से भर गया हूँ। अब आप जितनी मर्जी उतने सेब खाना और अपने बच्चों के लिए भी लेकर जाना। हाँ पेड़ भैया, हमारे जंगल में भोजन की कमी हो गई है। अब हमारी भोजन की समस्या भी खत्म हो गई है। अब हम रोज यहीं से भोजन ले जाया करेंगे। मिठू तोता और रानू चिड़िया फल लेकर जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें गौरी कौवी और कालू कौवा मिलते हैं। अरे रानू बहन, तुम्हें इस जंगल में सेब कहाँ से मिल गए? हमें भी बता दो, उस जगह का नाम हम भी लेकर आएंगे वहाँ से। ये सेब तो उसी पेड़ के हैं जिस पेड़ को आप लोग तोड़े जा रहे थे। क्या कहा रानू? मुझे तो तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। मैं अभी जाकर देखती हूँ उस पेड़ को। फिर कालू और गौरी उस सूखे पेड़ के पास जाते हैं और उसको हरा भरा देखकर हैरान हो जाते हैं। ये पेड़ तो कितना हरा भरा हो गया है और इस पर सेब तो कितने अच्छे लगे हैं। चलो कालू जी, हम इस सेब को जल्दी से तोड़ लेते हैं। कालू और गौरी, तुम दोनों को मेरा सेब खाने का कोई हक नहीं है। सबसे ज्यादा तुम दोनों ने ही मेरी टहनियों को तोड़ा था। पेड़ जी, आप हमें माफ कर दो। आज के बाद हम ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगे। सेब का पेड़ कालू और गौरी की एक भी बात नहीं सुनता है और उन्हें भगा देता है। कालू गौरी वहां से शर्मिंदा होकर चले जाते हैं।